में बात होगी महाराष्ट्र में सरकार गठबंधन पर, महायुति में मचे महाभारत की, महाराष्ट्र के नतीजों में धांधली पर कांग्रेस की चुनाव आयोग से शिकायत की। देखेंगे विपक्ष के सवालों से कैसे संसद में घिरी सरकार, बदायूं में मस्जिद विवाद पर कोर्ट ने दिया क्या फैसला, जानेंगे चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर सीजेआई संजीव खन्ना के फैसले को, और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे किसानों के आंदोलन की। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। गुजरात में 4 साल में जीएसटी चोरी के 12,803 मामले किए गए दर्ज, 101 लोगों को किया गया गिरफ्तार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश की रिपोर्ट। झारखंड में 5 दिसंबर को होगा सोरेन कैबिनेट का विस्तार, 10 मंत्री ले सकते हैं शपथ। जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी विधायक बनेंगे मंत्री। शिवसेना यूबीटी उद्धव ठाकरे ने की कांग्रेस से अपील, कहा विपक्षी एकता सुनिश्चित करें, संसद से सड़क तक सरकार के खिलाफ एकजुट होकर उठाएं आवाज। शेयर बाजार में तेजी, 597 अंकों की तेजी के साथ 80,845 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 181 अंकों की तेजी के साथ 24,457 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हुए 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन राज्य में सरकार गठबंधन पर पेच पूरी तरह से सुलझता नहीं दिख रहा है। बीजेपी की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि 5 दिसंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा, लेकिन राज्य के कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे की नाराजगी ने बीजेपी को चिंता में डाल रखा है। तो कैसे शिंदे ने बढ़ा रखी है बीजेपी की परेशानी, देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र के कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे की तबीयत एक बार फिर खराब हो गई। सीएम आवास में महायुति की बैठक होनी थी, लेकिन शिंदे की तबीयत बिगड़ने के कारण ये समय पर शुरू नहीं हो पाई। इस बीच शिंदे ने अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ऑनलाइन हिस्सा लिया। शिंदे के सख्त तेवरों के चलते ही अभी तक महाराष्ट्र में नई सरकार का गठन नहीं हो पाया है। दरअसल बीजेपी को एकनाथ शिंदे की जितनी जरूरत महाराष्ट्र की सरकार के लिए है, उससे कहीं ज्यादा जरूरत दिल्ली सरकार के लिए है। शिंदे की शिवसेना के 7 सांसद हैं। केंद्र में मोदी सरकार को 293 सांसदों का समर्थन है। अगर शिंदे के 7 सांसद अलग हो जाते हैं तो सरकार के पास 286 सांसदों का ही बहुमत बचेगा। ऐसे में अगर सिर्फ टीडीपी ही समर्थन वापस ले ले तो मोदी सरकार की गिरने का संकट खड़ा हो जाएगा। इसी के चलते बीजेपी शिंदे को नाराज करने से बच रही है। शिवसेना विधायक दीपक केसरकर ने कहा, राज्य विधानसभा चुनाव एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लड़ा गया था और अब ये बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व पर निर्भर करता है कि वो कैसे उनका कद कायम रखे। शिंदे के योगदान को उचित मान्यता दी जानी चाहिए। इसी बीच दावा किया जा रहा है कि शिंदे की गृह मंत्री पद की मांग को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है। अगर बीजेपी की तरफ से गृह मंत्री पद शिंदे को नहीं सौंपा जाता है तो वो सरकार में शामिल नहीं होंगे। शिंदे के दबाव का ही असर है कि अब खबर आ रही है कि 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण कार्यक्रम में सिर्फ सीएम और 2 डिप्टी सीएम ही शपथ लेंगे। सीएम कौन होगा, इसके लिए 4 दिसंबर को सुबह 10 बजे मुंबई में बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी मुंबई पहुंच गए हैं। वैसे ये तय माना जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस ही राज्य के नए सीएम होंगे, लेकिन शिंदे साथ होंगे, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। अजीत पवार जरूर डिप्टी सीएम होंगे, ये तय है। अजीत के दिल्ली में अमित शाह को उन विधायकों की लिस्ट सौंपने की भी खबर है जिन्हें मंत्री बनाया जाना है। शिंदे की जरूरत बीजेपी को मुंबई से लेकर दिल्ली तक हर जगह है, इसलिए बीजेपी दबाव में दिख रही है। तो दबाव में चुनाव आयोग भी दिख रहा है। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल आज चुनाव आयोग पहुंचा और महाराष्ट्र चुनाव में हुई कथित धांधली के सबूत चुनाव आयोग को दिए। इसके साथ ही महाराष्ट्र में एक गांव में तो बैलेट पेपर से वोटिंग भी कराई जा रही थी, जिसके बाद ईवीएम की पोल खुलने का डर था। तो क्या हुआ वोटिंग का परिणाम, देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र के चुनाव नतीजों पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। कांग्रेस ने इसे लेकर चुनाव आयोग में शिकायत भी की है। इसके साथ ही कांग्रेस इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर करने की तैयारी में है। इस बीच महाराष्ट्र के सोलापुर के मारकरवाड़ी गांव के ग्रामीणों ने ईवीएम की पोल खोलने के लिए बैलेट पेपर से वोटिंग कराने की तैयारी की थी, लेकिन प्रशासन के दबाव में ये वोटिंग नहीं हो पाई। दरअसल मालशिरस विधानसभा सीट पर एनसीपी एससी कैंडिडेट उत्तमराव जानकर को मारकरवाड़ी से विधानसभा चुनाव के दौरान 843 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के राम सतपुते को 1003 वोट मिले। रिजल्ट सामने आने के बाद मारकरवाड़ी के लोगों ने 3 दिसंबर को बैलेट पेपर पर वोटिंग कराने का फैसला किया। गांव वालों का कहना था कि गांव में 2000 वोटर्स थे, 1900 ने वोट डाला था। अधिकांश लोगों ने एनसीपी एससी को वोट दिया था। ऐसे में यह संभव नहीं कि सातपुते को 1003 वोट मिले हों। उन्हें ईवीएम पर भरोसा नहीं है, इसलिए बैलेट पेपर से रीपोलिंग करवाई जा रही थी।
अगर दोनों के नंबर्स टैली हो जाते हैं तो हम मान लेंगे कि ईवीएम से वोट मैनेज नहीं हुए थे। बैलेट पेपर पर डमी वोटिंग होनी थी, लेकिन प्रशासन की सख्ती और पुलिस के दखल के बाद इसे कैंसिल कर दिया गया। वैसे ग्रामीणों ने इसे लेकर पहले प्रशासन से अनुमति भी मांगी थी, लेकिन प्रशासन ने अनुमति देने से इनकार कर दिया था। दूसरी तरफ महाराष्ट्र चुनाव में कथित धांधली को लेकर कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग पहुंचा। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने चुनावी आंकड़ों में गड़बड़ी से लेकर कई बूथों पर बरती गई अनियमितताओं की शिकायत की। वैसे चुनाव आयोग की तरफ से पहले ही साफ संकेत दे दिया गया है कि वो कांग्रेस की शिकायतों को खारिज कर देगा। चुनाव आयोग ईवीएम को बचाने में जुटा हुआ है। ईवीएम के खिलाफ ग्रामीणों ने बैलेट पेपर से वोटिंग कराने की कोशिश की तो प्रशासन ने उन्हें धमका दिया। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने इसकी शिकायत की, लेकिन आयोग का फैसला पहले से ही दिख रहा है कि किस तरफ जाएगा। लेकिन विपक्ष का दावा है कि चुनाव आयोग भले ही सरकार को यहां बचा ले, लेकिन संसद में वो सरकार को नहीं छोड़ेंगे। आज संसद में फिर विपक्ष के आगे मोदी सरकार बैकफुट पर दिखाई दी। 25 नवंबर से लगातार स्थगित हो रही संसद के शीतकालीन सत्र की कार्रवाई मंगलवार 3 दिसंबर को सामान्य तौर से संचालित हुई। सदन की कार्रवाई से पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और वायनाड सांसद प्रियंका गांधी के साथ तमाम विपक्षी सांसदों ने अडानी के मुद्दे पर मकर द्वार पर विरोध प्रदर्शन किया। सदन की कार्रवाई शुरू होने पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने संभल मुद्दे पर यूपी सरकार सहित प्रशासन को घेरा। अखिलेश ने संभल हिंसा को प्री प्लान बताया, लेकिन अचानक ये जो घटना हुई है, ये सोची समझी रणनीति के तहत वेल प्लान्ड हुआ है और वहां के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। जो घटना हुई है वो सोची समझी साजिश है। वहीं इसके बाद सदन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत चीन के मुद्दे पर अहम जानकारी साझा की। जयशंकर ने स्वीकार किया कि दोनों देशों के बीच रिश्ते सामान्य नहीं हैं। उन्होंने कहा, 2020 के बाद से भारत और चीन के रिश्ते सामान्य नहीं हैं। उस समय चीन की कार्रवाई से सीमा क्षेत्र में शांति भंग हुई थी। भारत और चीन बातचीत के जरिए सीमा विवाद सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत का मकसद ऐसा समाधान निकालना है जो दोनों देशों को मंजूर हो। बता दें कि इस बीच एनडीए और विपक्ष के भी तमाम सांसदों ने अपनी बात कही। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सदन के परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अगर विपक्ष सदन चलाने में सहयोग नहीं करेगा तो हम बिना चर्चा के बिल पास करा सकते हैं। जिसके पलटवार में जेएमएम सांसद महुआ मांझी ने झारखंड के बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपए के मुद्दे पर अपनी बात रखते हुए कहा कि सरकार यही चाहती है कि किसी बहाने से विपक्ष सदन के बाहर विरोध प्रदर्शन करे और इस मौके का फायदा उठाकर सरकार मनमाफिक बिल पास करा ले। अब देखना होगा कि शीतकालीन सत्र के आने वाले दिनों में सदन में और क्या कुछ देखने को मिल सकता है। बताते चले कि संविधान के 75 साल पूरे होने के मौके पर 13 और 14 तारीख को लोकसभा में और 16 और 17 तारीख को राज्यसभा में इस पर चर्चा की जाएगी। संसद में चुनाव से लेकर संभल तक का मुद्दा उठाया गया। वैसे यूपी में सिर्फ संभल की जामा मस्जिद का ही मामला कोर्ट नहीं पहुंचा है, बल्कि बदायूं की बनी शमसुद्दीन जामा मस्जिद का मामला भी कोर्ट पहुंच चुका है। जिला कोर्ट में आज इस पर सुनवाई हुई, तो क्या हुआ सुनवाई में, देखिए रिपोर्ट। संभल का मामला संसद में भी उठ गया है, लेकिन विपक्ष के नेताओं को अभी भी संभल में प्रवेश की इजाजत नहीं दी जा रही है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी को संभल, गाजियाबाद, नोएडा कहीं भी आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस बीच बदायूं की शमसुद्दीन मस्जिद का मामला भी कोर्ट पहुंच गया है। बदायूं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हिंदू पक्ष ने दलील देते हुए सर्वे की मांग की थी, तो वहीं मुस्लिम पक्ष ने जवाब देते हुए इसे माहौल बिगाड़ने की कोशिश बताया। मुस्लिम पक्ष के वकील अनवर आलम ने कोर्ट में कहा कि ये मामला सुनने लायक ही नहीं है। हिंदू महासभा को इसमें वाद दायर करने का कोई भी अधिकार नहीं है। बदायूं में शमसुद्दीन मस्जिद 800 साल से भी पुरानी है। मस्जिद ना तो मंदिर की जमीन पर बनी है और ना ही इसमें कोई मूर्ति है, इसलिए ये केस खारिज होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ वाराणसी में यूपी कॉलेज के छात्रों ने हंगामा किया। कॉलेज कैंपस में स्थित मजार पर हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए कई छात्र अड़ गए। पुलिस ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया, जिसकी वजह से दोनों पक्षों में झड़प भी हुई। हालांकि जवानों ने छात्रों को मजार से 50 मीटर पहले ही रोक लिया। इसके बाद छात्रों ने वहीं पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। यानी इस समय यूपी में एक बार फिर धर्म को लेकर राज्य की सियासत गर्मा गई है और इसे लेकर जनता सड़कों पर उतर आई है। यूपी में एक के बाद एक विवाद खड़े किए जा रहे हैं। सांप्रदायिक सौहार्द भी बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। मुद्दा सिर्फ चुनाव है,
इस बीच चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई संजीव खन्ना की बेंच में सुनवाई हुई। तो क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में, देखिए रिपोर्ट। चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर लंबे वक्त से सवाल उठ रहे हैं। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल की गई, जिस पर सुनवाई से सीजेआई संजीव खन्ना ने खुद को अलग कर लिया है। ऐसे में ये मामला एक बार फिर गरमाया हुआ है। सीजेआई खन्ना ने कहा कि वो अंतरिम आदेश देने वाली पीठ का हिस्सा थे। ऐसे में याचिका को किसी दूसरी पीठ के सामने सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया। इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से भी मामले में अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले में अगली सुनवाई 6 जनवरी 2025 से शुरू होने वाले हफ्ते में होगी। दरअसल हाल ही में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े नियम में बदलाव कर दिया गया। मोदी सरकार ने नया कानून पास करते हुए सीजेआई को आयुक्तों की नियुक्ति करने वाली समिति से हटा दिया। अब नए कानून के तहत उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री, एक कैबिनेट मंत्री और विपक्ष के नेता की सिफारिश के आधार पर की जाएगी, जिसे लेकर काफी विवाद हुआ। विपक्ष ने मोदी सरकार पर अपनी मनमानी करने के आरोप लगाए। उनका दावा था कि इस तरह की नियुक्ति प्रक्रिया से सरकार अपने पसंद के व्यक्ति को इस पद पर बैठा सकती है और अपना हित साध सकती है। ऐसे में चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े होंगे और फिलहाल जो हालात हैं, पहले से ही आयोग आरोपों से घिरा हुआ है। चुनाव आयोग पर बीजेपी के पक्ष में काम करने के आरोप लग रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस नेता जया ठाकुर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर), पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (PUCL), लोक प्रहरी ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति समिति से सीजेआई को हटाने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। अब सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या फैसला होता है, ये देखने वाली बात होगी। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग की नोटिस जारी किया गया है। जनवरी में नई बेंच इस मामले की सुनवाई शुरू करेगी। यानी साफ है, मोदी सरकार कोर्ट में फंस सकती है। दूसरी तरफ फंसे हुए तो बांग्लादेश में अल्पसंख्यक भी हैं और खास तौर पर हिंदू समुदाय फंसे हुए नजर आ रहे हैं। बांग्लादेश में चल रही हिंसा पर वहां की पूर्व पीएम शेख हसीना ने बांग्लादेश की कार्यवाहक सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो क्या कहा है शेख हसीना ने, देखिए रिपोर्ट में। बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट के बाद हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। ऐसे में बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने देश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश को अराजकता में झोंक दिया है। यूनुस की वजह से ही बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। वही इस सब के मास्टरमाइंड है। दरअसल उन्होंने आवामी लीग के कार्यकर्ताओं के एक कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं हिंसा नहीं चाहती थी। अगर मैं सत्ता में बनी रहती और इस्तीफा नहीं देती तो देश में और लोगों की जान चली जाती। जब लोगों की जान ली जा रही थी तो मैंने देश को छोड़ने का फैसला कर लिया। उन्होंने आगे कहा कि मुझे सत्ता की जरूरत नहीं है। हथियारबंद लोग गढ़ भवन में घुस आए थे। मेरे पिता और राष्ट्रपिता बंगबंधु की तरह मेरी जान लेने की भी योजना थी। मैंने सिक्योरिटी को बोल दिया था कि वो फायरिंग नहीं करे। अगर फायरिंग होती तो गण भवन में बहुत लोगों की जान चली जाती और मैं ये नहीं चाहती थी। उन्होंने यूनुस सरकार की तीखी आलोचना की। शेख हसीना ने कहा कि मौजूदा सरकार ने देश की व्यवस्था को पटरी से उतार दिया है। और बुलेटिन के आखिर में बात किसानों के आंदोलन की। यूपी के किसान जमीन अधिग्रहण को लेकर दिल्ली कूच कर रहे थे। बाद में सरकार के आश्वासन पर उन्होंने अपना कूच 1 सप्ताह के लिए टाल दिया। तो दूसरी तरफ पंजाब के किसान भी दिल्ली कूच की तैयारी में हैं, लेकिन उन्हें भी आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, जिसके बाद किसानों का गुस्सा बढ़ता दिख रहा है। तो क्यों किसानों से डरी हुई है बीजेपी सरकार, देखिए ये रिपोर्ट। यूपी के किसान मुआवजे की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। किसानों का प्रदर्शन काफी उग्र होता जा रहा है। वो दिल्ली कूच की तैयारी में है। किसान नेता सुखबीर खलीफा का कहना है कि वो अब आर पार की लड़ाई के लिए तैयार है। किसान अपनी मांग को लेकर दिल्ली कूच कर रहे थे। अथॉरिटी के अधिकारियों ने उनसे 1 हफ्ते का समय मांगा, लेकिन किसान दलित प्रेरणा स्थल पर बैठ गए। इस बीच पुलिस और प्रशासन ने मिलकर आंदोलन करने आए किसानों को बॉर्डर से हटाना शुरू कर दिया, जिसके बाद वहां पर किसानों की तरफ से जमकर विरोध किया गया। इस दौरान किसानों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 के उल्लंघन पर 168 किसानों को गिरफ्तार किया। उन्हें जिला जेल भेजा गया है, जिससे किसानों में आक्रोश और ज्यादा बढ़ता दिखाई दे रहा है। वहीं हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर डटे किसानों ने भी दिल्ली कूच की तैयारी कर ली है। किसान 6 दिसंबर को दिल्ली कूच करने वाले हैं। हरियाणा सरकार अलर्ट हो गई है। इस बीच संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा की पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र भोरिया से मुलाकात की खबरें सामने आई। इस दौरान पुलिस ने किसानों का रूट प्लान और कितने किसान होंगे आदि जाना, ताकि ट्रैफिक की वजह से जनता को परेशानी न हो। लेकिन किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि वो शंभू बॉर्डर से ही पैदल जाएंगे। पुलिस द्वारा किसानों पर की गई कार्रवाई के बाद अब ये देखना होगा कि किसानों का ये आंदोलन किस दिशा की ओर। आज सोशल मीडिया से लेकर आपके चलते फिरते जीवन में भी
पत्रकारिता के बुरे दौर की चर्चा होती है, क्योंकि जिन लोगों पर सूचना देने की जिम्मेदारी है वो आपके लिए नहीं बल्कि कॉरपोरेट और सरकारों को फायदा पहुंचाने में लग गए हैं। विज्ञापन मॉडल को खारिज कर आप इस बीमारी को दूर कर सकते हैं और अपने नारे को बुलंद कीजिए। मेरे खर्च पर आजाद है खबरें।